चलो, ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी कर लिए थे, अब अपन करते हैं एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी कहाँ पर? मेडिकल सेक्टर में। मेडिकल सेक्टर पर क्या एप्लीकेशन है बायोटेक्नोलॉजी का, ये हमको समझना है। ठीक है, सेपरेट क्वेश्चन अगेन, जो क्वेश्चन अपन ने किया था भाई, क्या क्वेश्चन था वो? क्वेश्चन देखा था कि भाई कैसे मेडिकल सेक्टर की प्रॉब्लम है इंडिया में, उसको बायोटेक्नोलॉजी की मदद से कैसे दूर किया जा सकता है। वही क्वेश्चन वहाँ पर एग्रीकल्चर सेक्टर की जगह चेंज कर दो और बोल दो क्या, मेडिकल सेक्टर। ठीक है, तो भाई मेडिकल सेक्टर में ये प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व की जा सकती है ये हम देखेंगे। एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन मेडिकल सेक्टर को ही हम क्या बोल देते हैं, रेड बायोटेक्नोलॉजी। ठीक, रेड बायोटेक्नोलॉजी। तो यहीं से हम अब समझना चाह रहे हैं कि भाई कैसे बायोटेक्नोलॉजी का हम अप्लाई करते हैं। मतलब देखो, एक तरफ है बायोटेक, ये है बायोटेक्नोलॉजी, इसका एप्लीकेशन कहाँ पर? मेडिकल सेक्टर में। मेडिकल सेक्टर में इसमें एप्लीकेशन करके कैसे हम इजी लाइफ कर सकते हैं, ईज द लाइफ फॉर ह्यूमंस, है ना, ये समझने का कोशिश करते हैं। क्लियर है, यही आज हमको समझना है। बट अभी इस पर बहुत थोड़ा टाइम से आएंगे अपन, पहले कुछ बेसिक्स चीज़ें हमको समझनी, जैसे कि अभी हमको समझना है डीएनए क्या है, ठीक है, आरएनए क्या है, ये समझना है। आरएनए को थोड़ा लेट समझेंगे, बट डीएनए अभी समझना पड़ेगा जैसे बायोटेक्नोलॉजी के अंदर जाना है। ठीक है, उसके अलावा जीन क्या होता है, ठीक है, क्रोमोसोम क्या होता है, ये समझना है। और उसके अलावा समझेंगे कि भाई ये जीन, ये इस कैसे इन दोनों जीनोम क्या है ना, कैसे ये सब एक दूसरे से वेरी करते हैं, ये समझना है। अभी डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि इसको सेपरेट सबके लिए एक एक लेक्चर करेंगे अपन, समझा कि एक एक लेक्चर सेपरेट किया। अभी बस इन सब में हमको क्या समझना है, डिफरेंस समझना है। बस डीएनए को थोड़ा सा डिटेल से आज ही समझ लेंगे, बाकी जीनोम ये सबको धीरे धीरे करके आज आगे आगे सब्सिक्वेंट लेक्चर्स में हम करते रहेंगे। समझ में क्या मतलब, हम कर रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी, बट जहाँ पर भी ज़रूरत पड़ेगी, मेरे को लगेगा कि बेसिक्स यहाँ पर बताना चाहिए, वहाँ पर मैं बेसिक्स को बता दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमको ये 4 चीज़ समझना है। उसके पहले हम समझते हैं कि भाई आखिर ये समझते हैं डीएनए की तरफ हम बढ़ना चाह रहे हैं। ठीक, हम डीएनए की तरफ बढ़ते हैं। डीएनए की तरफ हमको बढ़ना है, बट इसके लिए हमको समझना पड़ेगा क्या, एक टर्म समझना है, न्यूक्लियस क्या होता है। ठीक है ना, क्योंकि डीएनए किसके अंदर होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है, इसलिए हमको क्या समझना है, न्यूक्लियस। अब समझो, समझते हैं कि न्यूक्लियस क्या है। देखो, अब हमको पता है कि बॉडी में भाई सेल होता है, ठीक है ना, ये है सेल। ठीक, हर सेल के अंदर एक रीजन होता है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। ठीक है, इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, न्यूक्लियस। अब कितने तरीके का सेल होता है, कितने तरीके का इसको हम डिवाइड कर रहे हैं, प्लांट सेल, एनिमल सेल, ये सब सेपरेट करेंगे। अभी बस हम इतना समझ लें ताकि हमको डीएनए समझ में आ जाए, समझा गया। तो उसके लिए हम समझना चाह रहे हैं, इतना थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग चाहिए। इसके लिए डिटेल से तो सेपरेट बायोलॉजी वाले लेक्चर सीरीज में हम करेंगे, बट अभी क्या है, हम बायोटेक्नोलॉजी पढ़ने जा रहे हैं। इतनी चीज़ें हमको पता होनी चाहिए जिससे हम बायोटेक अभी समझ पाएँ, समझा गया। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। अब ये जो सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है। ये न्यूक्लियस का काम क्या होता है, इसको बोला जाता है कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल। सेंटर ऑफ सेल मतलब समझो ये तुम्हारा कंट्रोल रूम है, ये एक तरीके का क्या है, कंट्रोल रूम है। इस कंट्रोल रूम से हम कंट्रोल करते हैं पूरे सेल को, समझ में आ गया। क्या करता है ये न्यूक्लियस, कंट्रोल सेंटर है, मतलब क्या करता है, कंट्रोल करता है सेल को, सेल एंड इट्स एक्टिविटीज़, सारी एक्टिविटीज जो भी होती हैं इसके अंदर, उसको कौन कंट्रोल करता है, न्यूक्लियस कंट्रोल। ठीक है, अब न्यूक्लियस खुद 3 चीज़ों से मिलकर के बना होता है, समझ में क्या, न्यूक्लियस 3 चीज़ों से मिलकर के बन रहा है, कंपोज्ड ऑफ, पहला को बोल रहे हैं हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक, दूसरे को बोल रहे हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म। और तीसरे को बोलते हैं हम जेनेटिक मटेरियल होता है इसमें,
जेनेटिक मटेरियल, ठीक, जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मतलब प्रोटेक्शन शील्ड है, वो समझ में आ गया, दीवार है समझ लो। ये जो दीवार होगी ना इसके चारों तरफ न्यूक्लियस को जो घेर करके रख रही है, ये जो दीवार है ये क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मतलब ये क्या है, एक्ट क्या काहे की तरह एक्ट करता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एक्ट्स एज वॉल, ये एक दीवार की तरह काम करता है, ठीक है। अब इस न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारा लिक्विड पार्ट होगा, है ना, उसको हम क्या बोल देते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। ये क्या है, ये लिक्विड पार्ट ऑफ न्यूक्लियस है, लिक्विड पार्ट ऑफ न्यूक्लियस, ठीक, ठीक है। अब हमको समझना है ये जेनेटिक मटेरियल क्या है। अब देखो इधर पे समझना क्या बोल रहा हूँ। मान लो ये न्यूक्लियस है पूरा, ठीक है, इसकी ये बाहरी दीवार है, ये बाहरी दीवार है, ठीक है, जो न्यूक्लियस को सेल से दूर कर रही है। देखो सेल के बाकी पार्ट तो यहाँ कहीं होंगे, ये यहाँ पे होंगे, और ये जो ये रेड कलर की ये जो बाउंड्री है जो इनको डिवाइड कर रही है, ठीक, इसको हम क्या बोल रहे हैं, ये है तुम्हारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। इसके अंदर मान लो ये पूरा पानी भरा हुआ है, ठीक है, ये लिक्विड है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, ये है न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म, प्लाज्म मतलब कभी भी कहीं साइटोप्लाज्म न्यूक्लियोप्लाज्म आ गया तो समझ जाना लिक्विड है वो, ठीक है। और इसमें कहीं पर एक बहुत ज्यादा डेंस रीजन होगा, डेंस मतलब बहुत घनत्व वाला रीजन, ये कहां पर बहुत ज्यादा घनत्व वाला रीजन होगा, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड बोलो, न्यूक्लियोइड, ठीक है ना, न्यूक्लियोइड है ये, ठीक है, न्यूक्लियोइड, ठीक है, NUCLEOID, समझ में आ गया, न्यूक्लियोइड है ये, ठीक। यहां पर होती है जेनेटिक इंफॉर्मेशन, ठीक है, ये जो हम जेनेटिक मटेरियल की बात कर रहे थे ना, वो ये है डार्क वाला रीजन, ठीक, ऐसा होता है न्यूक्लियस, ठीक है, समझ में आ गया। यहां से पूरा सेल कंट्रोल होता है, ठीक है, क्लियर, बोलो समझ में आ गई ये बात। ठीक है, अब मैं क्या बोल रहा हूं, देखो अब हमको ये इससे इससे और इससे कुछ लेना देना नहीं, हमको इससे लेने देना है, ठीक है। अब इसको समझते हैं जेनेटिक मटेरियल। अब मैं बोलने जा रहा हूं चार चीज, क्या, डीएनए, जीन, क्रोमोसोम और जीनोम, ये चार चीज समझने जा रहे हैं, फिर उसके बाद वापस आएंगे इस पर, ठीक है। डीएनए हमको कहाँ पे मिलता है, ये अभी बताएं, जेनेटिक मटेरियल, डीएनए हमको मिलेगा कहाँ पर, ये मिलेगा हमको न्यूक्लियस में, ठीक, न्यूक्लियस के अंदर है ये, ठीक है। प्लस ये जीएनए हमको कहीं कहीं माइटोकॉन्ड्रिया में भी मिलता है, ठीक है ना, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, क्लियर, ठीक। अब देखो यहां से बहुत ज्यादा मिलेगा, न्यूक्लियस में बहुत ज्यादा डीएनए होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में थोड़ा सा कम डीएनए होता है, इसको इसीलिए एम्प्टी डीएनए बोल देते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, और इसको बोलते हैं न्यूक्लियस डीएनए, न्यूक्लियस डीएनए जो न्यूक्लियस से हमको मिलता है। लेकिन न्यूक्लियस में एक कैसे मिलता है ये समझना है। अब समझो मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो डीएनए के स्ट्रक्चर पे अभी नहीं आ रहा हूँ, स्ट्रक्चर पे अभी आऊंगा मैं, ठीक है ना। अब समझो मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो समझना अच्छे से क्या बोलना चाह रहा हूँ, डीएनए समझ रहे हो, डीएनए क्या है ये समझना चाह रहे हैं हम, ठीक। डीएनए की डेफिनेशन क्लियर कर ले पहले, फिर क्रोमोसोम में आएंगे, फिर जीन्स में आएंगे, फिर आगे न्यूक्लियस वगैरह को वापस कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। डीएनए क्या है तो तुमको याद रखना ये एक पॉलीमर है, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स,
पॉलीमर मतलब तुम्हारी भाषा में, अगर मैं अभी नॉन साइंस वाले की भाषा में बोलूं तो पॉलीमर मतलब होता है एक लॉन्ग चेन है, ठीक है ना, ये एक लॉन्ग चेन ऑफ मोनोमर्स। मतलब तुम बस अभी के लिए इतना समझो कि एक लंबी चेन होती है डीएनए, ठीक है, काहे की, न्यूक्लियोटाइड्स की, ठीक है। मतलब ये न्यूक्लियोटाइड है, ये न्यूक्लियोटाइड है, ऐसे समझो कि ये न्यूक्लियोटाइड की एक चेन है पूरी, ठीक है ना, ऐसे समझ लो ये न्यूक्लियोटाइड है। टेक्निकली इनकरेक्ट है ये, बट फिर भी एग्जाम में लिखोगे तो वैलिड स्टेटमेंट बना करके लिख सकते हो। ये न्यूक्लियोटाइड्स है, इनकी एक चेन को मैं क्या बोल रहा हूँ, पॉलीमर बोल रहा हूँ। अब ये न्यूक्लियोटाइड क्या है इसको समझते हैं अपन, ठीक है, पहले ये समझ में आ गया, ठीक है। डीएनए समझ में आया ना, क्या है ये, एक चेन है, काहे की, न्यूक्लियोटाइड की। अब समझते हैं आगे, जब इतना क्लियर हो गया अपना तो आगे देखते हैं। न्यूक्लियोटाइड की एक चेन, क्लियर। अब देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, अब थोड़ा सा इसको डेफिनेशन में इसको समझते हैं कि भाई क्या है इसका मतलब, ठीक है ना। अब उठाते हैं इसको और समझते हैं। अब समझना मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक। मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो डीएनए का पहले फुल फॉर्म समझते हैं, क्या है, डी ऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। मतलब डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, ये एक एसिड है, ठीक है, ये एक एसिड है, ठीक, जिसको मैं क्या बोल रहा हूँ, डी ऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। समझ में क्या। अब देखना मैं क्या बोल रहा हूँ इसमें, अब मैं एक चीज बनाता हूँ इसको समझना। फुल फॉर्म तो लिख लिया हम लोगों ने। डीएनए समझो कि एक, अभी इसका स्ट्रक्चर नहीं बना रहा हूँ, अभी तुमको बस एक आइडिया दे दे रहा हूँ एक्चुअली में इसमें होगा क्या। मतलब ये एक लंबी चेन होती है जिसमें दो स्ट्रैंड होते हैं, दो स्ट्रैंड मतलब दो कुंडली नुमा आकृति होती है। समझ में क्या, दो कुंडली नुमा, कुंडली समझते हो ना, घूम घूम करके। ये अभी सीधा बनाया है ना मैंने, एक्चुअली में सीधा नहीं होगा, बट तुमको अभी समझाने के लिए बस मैं बता रहा हूँ। अभी इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। बस तुम अभी समझो कि ये दो दो लाइन होती हैं, दो स्ट्रैंड बोलते हैं इसको, ठीक है ना, जिसको तुम उसमें क्या बोलते हो, श्रृंखला, जिसको हम क्या बोल देते हैं, चेन। मतलब ये क्या है, ये श्रृंखला है, ये चेन है, ठीक है ना, इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, ये श्रृंखला है। और कैसी है ये, सीधी नहीं है, यहाँ पे मैंने बनाया सीधा है, बट ये कैसा है, कुंडली नुमा होता है। समझ में क्या। अभी आते हैं, इसको हेलिक्स स्ट्रक्चर बोलते हैं। ऐसा होता है, देखो ऐसा, ऐसा होता है। ये एक हो गया, एक स्ट्रैंड हो गया, ये दूसरा स्ट्रैंड हो गया, मतलब ये एक चेन हो गई, ये दूसरी चेन हो गई। समझ में क्या, ऐसा स्ट्रक्चर होता है रियलिटी में, ठीक है। अब देखते हैं इसमें, इसमें क्या होगा, इसमें कुछ पोर्शन में अनुवांशिक, जो अनुवांशिक इंफॉर्मेशन होती है, जो हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन होती है वो होगी। समझ क्या, इसको बोलते हैं हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन होगी, यहाँ पर इंफॉर्मेशन होगी। और कुछ पोर्शन वेस्ट होगा, ये वाला पोर्शन में कुछ भी नहीं है, ठीक, यहाँ से यहाँ तक कुछ नहीं मिलेगा। फिर कुछ पोर्शन में तुमको हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन मिलेगा। हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन मतलब जो अनुवांशिक इंफॉर्मेशन होता है, अनुवांशिक पदार्थ होते हैं। समझ में गया, यहाँ पर क्या है, हेरिडिटरी मटेरियल है, हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन है इस पर, इसको, और यहाँ पर कुछ भी नहीं है, यहाँ पर ये वेस्ट है। समझ में गया, यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा इंफॉर्मेशन, यहाँ पर मिलेगा। जिस सेक्शन में हमको हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन मिलता है, मतलब जिस जिस एरिया में अनुवांशिक जो इंफॉर्मेशन होती है वो होती है, तो उसको हम बोल देते हैं जीन। समझा क्या, ये कहलाता है जीन। मतलब जीन क्या है, डीएनए का वो पार्ट होता है जहाँ पर अनुवांशिक जो भी ज्ञान होता है वो वहाँ पर होता है। मतलब हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन जहाँ पर हमको मिलता है उसको बोलते हैं क्या, जीन। मतलब क्या बोल रहा हूँ, जीन क्या है, जीन क्या होता है, एक सेगमेंट है, सेगमेंट ऑफ डीएनए। सेगमेंट मतलब पार्ट ऑफ डीएनए, डीएनए विच कंटेन्स जेनेटिक इंफॉर्मेशन। समझ में क्या, जहां पर जेनेटिक इंफॉर्मेशन होगा। मतलब ये सेगमेंट एक है, सेगमेंट 1, सेगमेंट 2, सेगमेंट 3। तो यहाँ पर सेगमेंट 1 और सेगमेंट 3 क्या है, जीन कहलाएगा। समझ में क्या, लेकिन सेगमेंट 2 में कुछ नहीं है, पर ये डीएनए का पार्ट जरूर है। समझ में आ रहा है, मतलब डीएनए एक लंबी सी चेन है जिसमें कुछ पोर्शन में हमको हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन मिलेगा
और कुछ पोर्शन में हमको हेरिडेटरी इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा। समझ में आ गया? ठीक, क्लियर है ये बात? बोलो यहां तक समझ में आ गया क्या बोल रहा हूं मैं? ये अब ये न्यूक्लियोटाइड पर आएंगे अपन की ये क्या है। अभी बस तुमको एक बता दिया कि एक थ्रेड है, थ्रेड टाइप का समझ लो, एक लंबी सी चेन है जिन पर कुछ एरिया में क्या होगा, हमको जेनेटिक इन्फॉर्मेशन मिलेगा, कुछ एरिया में जेनेटिक इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा। जिस एरिया में, जिस सेगमेंट में, डीएनए के जिस सेगमेंट में हमको जेनेटिक इन्फॉर्मेशन मिलता है उसको क्या बोल देते हैं हम, जीन कहते हैं। जिसमें नहीं मिलेगा तो वो तो वेस्ट है, वो डीएनए का पार्ट जरूर है बट उसको जीन नहीं बोलेंगे। समझ में आ गया? ठीक है, बोलो यहां तक समझ में आ गया? ठीक है, मतलब क्या है, यहाँ पर डेफिनेशन बनाते हैं डीएनए की, डीएनए की डेफिनेशन बनाते हैं और इसको बार बार लिखते जाएंगे। तो डीएनए क्या है, एक तरीके का डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक, ये हो गया, ये डीएनए का फुल फॉर्म लिख दिया। डेफिनेशन में क्या लिख दिया, पहला हमने समझा कि भाई ये एक क्या है, पॉलीमर है, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। अब इसको समझो, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, पॉलीमर मतलब एक चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। एग्जाम्पल समझो, न्यूक्लियोटाइड को मैं ले रहा हूँ, ईट है ये, ठीक है ना, ब्रिक, ब्रिक, और ब्रिक की एक चेन बना दूंगा तो क्या मिल जाएगा, वॉल मिल जाएगा। समझ में आ गया? तो ये जो वॉल है ये क्या है, एक तरीके का डीएनए है, डीएनए। ये दीवार है, ये दीवार कैसे है, किससे मिलकर के बनी है, ईंट से बनी है। मतलब यहाँ पे ब्रिक क्या है, न्यूक्लियोटाइड है। ठीक है, ठीक, क्लियर है ना? तो ये क्या हो गया आपको, ये न्यूक्लियोटाइड। अब हमको समझना है ब्रिक भी तो किसी चीज से मिलकर के बनी होगी भाई। उसमें सोचो मिट्टी है, कुछ पानी मिला होगा, बहुत सी चीजों से मिलकर के बना होगा। वो ईंट भी कुछ चीजों से मिलकर के बनी होगी। अब वही समझते हैं, ये न्यूक्लियोटाइड क्या होता है। मतलब ये जो ब्रिक है, ऐसे समझो ये ब्रिक जो हम बना रहे थे ये भी तो किसी चीज से मिलकर के बनी होगी। समझ में आ गया? हाँ, ये भी किसी चीज से मिलकर के बनती है। किस चीज से मिलकर के बनती है ये आपको समझना है। ठीक है, इसमें एक शुगर बेस होता है, तीन चीजों से मिलकर के बनता है। शुगर बेस होता है एक, ठीक, ठीक, एक नाइट्रोजनस बेस होगा, ठीक। अब देखो ऐसे समझाओ, इसको समझाता हूं मैं, इस पहले स्ट्रक्चर बना लो इधर पे। बहुत बड़ा स्ट्रक्चर बन गया। ठीक, अब देखो यहाँ, अब देखो क्या बोल रहा हूं मैं कि भाई एक शुगर बेस होता है, ठीक, शुगर बेस होता है, नाइट्रोजनस बेस हो गया, ठीक, और तीसरा क्या बोल रहा हूं मैं, फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, तीन चीजों से मिलकर के ये बन रहा है। लेकिन हमको समझना क्या है, हमको ये समझना नाइट्रोजनस बेस। ठीक है, मतलब ये ब्रिक है जो तीन चीजों से मिलकर के बन रही है। किस किस चीजों से मिलकर के बन रही है, एक शुगर बेस होगा, ठीक है, जिससे अटैच होंगे, मतलब ये शुगर बेस है, समझो ये शुगर बेस होता है, शुगर बेस होगा, इससे अटैच होंगे। एक तरफ होता है क्या, नाइट्रोजनस बेस, और एक तरफ होता है फॉस्फेट ग्रुप। ठीक, लेकिन जो अब यहाँ पे समझो, इस स्ट्रक्चर पे जो हमने बनाया था, ये वाला स्ट्रक्चर, ठीक, ये वाला जो स्ट्रक्चर बनाया था, इसमें जो ये तुमको दिख रहा है साइड में, इसको, ये फॉस्फेट ग्रुप है, ठीक है ना, इसको बोलेंगे शुगर फॉस्फेट। ठीक है, ऐसा होगा शुगर फॉस्फेट। ठीक है, इसके अंदर, इसके अंदर होता है ये नाइट्रोजनस बेस। ऐसे करके ना बहुत सारी स्ट्रक्चर होते हैं उसमें। देखो ये ऐसे करके इस एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ठीक, ये सब क्या है, नाइट्रोजनस बेस है, ये जुड़े रहते हैं एक दूसरे से। ये जो ये इनको मैं क्या बोल रहा हूँ, नाइट्रोजनस बेस है ये।
अब ये काहे से जुड़े होते हैं, तो एक कोई जैसे उसमें ब्रिक काहे से जुड़ी होगी, कोई बॉन्ड होगा ना उसमें, कोई सीमेंट वगैरह किसी चीज से अंदर कोई चीज उनको पकड़ के रखती होगी। वैसे नाइट्रोजनस बेस को जो ये चीज जो चीज इसको पकड़ के रखती है उसको हम बोल रहे हैं ये होता है तुम्हारा हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड समझ में क्या? क्लियर है? हाइड्रोजन बॉन्ड क्यों बोल रहे हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड इसलिए क्योंकि भाई जिस बॉन्ड से वो जुड़ा है उसको बॉन्ड को हम क्या रेफर कर रहे हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक। अब ये जो नाइट्रोजनस बेस है यही तो आपको हेरिडिटरी जो आपकी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है ये यहाँ पर स्टोर होती है। समझ में आ रहा है? मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, ये एक हाइड्रोजन बॉन्ड से ये सारे नाइट्रोजनस बेस क्या होते हैं? अटैच होते हैं। जब ये अटैच हो गए तो ये क्या बना लिए? पेयर बना लिए। इसको बोल देते हैं बेस पेयर। ठीक, इतना ज़्यादा टेक्निकलिटी में जाने का जरूरत नहीं है, बस इतना समझो कि क्या है ये स्ट्रक्चर जो देख रहे हो ना, ये स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं हेलिक्स स्ट्रक्चर। हेलिक्स स्ट्रक्चर है। हेलिक्स स्ट्रक्चर क्यों? ये जो ऐसा है, समझा कि ये हेलिक्स स्ट्रक्चर। अब बताओ, कॉइल बना है ना, ये कॉइल है, देखो कॉइल लाइक स्ट्रक्चर है, कॉइल लाइक स्ट्रक्चर है ना, कॉइल है। इसको हिंदी में बोलते हैं कुंडली, ठीक है ना। और कैसी कुंडली है? द्विकुंडली है, ठीक है ना, द्विकुंडली। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? डबल हेलिक्स। एक ये और एक ये ग्रीन वाला और एक ब्लैक वाला, ये क्या हो गया? डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। ठीक, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है ये, ठीक है। अब इसमें ये जो रेड कलर से मैंने बताया ना, ये कहलाते हैं क्या? नाइट्रोजनस बेस। समझा क्या? ये नाइट्रोजनस बेस कहलाते हैं। अब ये नाइट्रोजनस बेस जो होते हैं तुम्हारे 4 तरीके के होते हैं। ये जो नाइट्रोजनस बेस है ना, ये जो नाइट्रोजनस बेस है वो तुम्हारे 4 तरीके के हैं। कौन कौन से? एक को बोलते हैं एडिनाइन, गुआनाइन, साइटोसाइन और थाइमिन। समझा कि AGCT, ये 4 हो गए। हमेशा क्या होगा? हमेशा ऐसा होता है कि भाई देखो ऐसा होगा, ये अगर A है तो सामने यहाँ ये जिससे पेयर बनाएगा ना ये T रहेगा सामने। अगर यहाँ पर G है तो यहाँ पर C रहेगा। बस ये याद रखो, A हमेशा किससे पेयर बनाएगा? T से बनाता है। और G हमेशा किससे पेयर बनाता है? C से बनाता है। क्लियर? और ऐसे करके यहाँ पर कैसे अरेंजमेंट होगा ये समझना। देखो ऐसा होगा, A होगा T T T C G C G। अगर ऐसा है तो सामने कैसा होगा? सामने A के सामने हमेशा T होगा, फिर कुछ भी हो सकता है, A इधर A, यहाँ पर भी A। C हमेशा काहे से बनाएगा? G से बनाएगा। यहाँ पर C होगा, यहाँ पर G होगा, यहाँ पर C होगा। समझ में आ रहा है? तो सामने एक क्या है अभी बताया था मैंने कि भाई ये है। देखो इसको लेते हैं, अलग अलग कलर से होंगे ना ये, ठीक, जो भी समझो। अगर ये A होगा ऐसे करके A T T C G C ऐसे करके होते हैं, तो सामने क्या होगा? T A। अब ये कैसे क्या होते हैं याद, ये तुमको नहीं रखना है, समझ में आ गया? C है तो A हो जाए, बस तुमको ये याद रखना है। ये इनको हम क्या बोलते हैं? ये जो एक डंडी दिख रही है और ये जो डंडी है ये कहलाते हैं नाइट्रोजनस बेस। समझ में आ गया? ठीक है। अब ये दोनों क्या बनाते हैं? एक पेयर बनाते हैं। A T के साथ बनाएगा, G हमेशा C के बनाएगा। इसको पेयर को क्या बोल देते हैं हम? नाइट्रोजनस या फिर सिंपल बेस पेयर, बेस पेयर्स। समझ में आ गया? अब जैसे देखो ये एक अरेंजमेंट है, ये एक अरेंजमेंट है, ये एक पैटर्न फॉलो करता है। हर व्यक्ति का ये चेंज होता रहेगा। अभी यहाँ पर A है, अगले में T है, जैसे मेरे लिए ये पैटर्न है, तो तुम्हारे लिए हो सकता है कि यहाँ पर C हो। समझ में आ गया? यहाँ पर C हो, फिर यहाँ पर A आ जाए, तुम्हारे लिए यहाँ पर G आ जाए, यहाँ पर C आ जाए, यहाँ पर G आ जाए, यहाँ पर A आ जाए। समझ में आ रहा है? हर व्यक्ति का ये जो पेयर है ना, ये पेयरिंग चेंज होती रहती है। इसके अनुसार उसका DNA का जो कोडिंग होता है वो चेंज होता रहता है। समझ में आ गया? तो भाई ये ऐसे काम करता है। क्लियर? मतलब सरल भाषा में क्या बोल रहा हूँ मैं? सरल भाषा में मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई ये 2 कॉइल होती है जिसको क्या बोलते हैं? डबल स्ट्रैंडेड। डबल स्ट्रैंडेड, समझ में आ गया? कैसे होती है वो? हेलिक्स स्ट्रक्चर में होती है। हेलिक्स स्ट्रक्चर मतलब कैसा? कॉइल के फॉर्म में होता है, और वो एक दूसरे से कैसे अटैच होते हैं।
यहाँ पर यहाँ पर नाइट्रोजनस बेस होगा, यहाँ पर नाइट्रोजनस होगा, वो दोनों एक लिंक होंगे। लिंक काहे से होते हैं वो? कौन सा बॉन्ड? हाइड्रोजन बॉन्ड, लिंक्ड टू ईच अदर थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड। समझ में आ गया? हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड से वो दोनों, जैसे कि मान लो यहाँ पर T है, अगर ये T है तो सामने क्या बताया मैंने? A होगा, ये A होगा। A और T काहे से जुड़े हैं? यहाँ पर जुड़े हैं, देखो यहाँ पर जुड़े हैं इससे, हाइड्रोजन बॉन्ड से। ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, समझ रहे? और ये दोनों ने मिलकर के, ये बेस था, ये भी बेस था, दोनों ने मिलकर के क्या बना लिया? बेस पेयर बना लिया। ठीक, ऐसे करके पूरी चेन ऐसे करके बनी रहती है। सबका एक अलग कोड होगा, यहाँ पर ये है, किसी में चेंज होता रहेगा। ये एक पूरा पैटर्न होता है, वो पैटर्न हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होता है। इसी पैटर्न को हम पढ़ते हैं, इसी पैटर्न को हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में चेक करते हैं। समझ में गया? ठीक, क्लियर है ये बात? क्या बोला मैंने? समझ में? तो ये तो हमने स्ट्रक्चर समझ लिया। अब आते हैं वापस से डेफिनेशन। डेफिनेशन पे आते हैं, कहाँ गया? हाँ, ये डेफिनेशन था। यहाँ पे हमने क्या समझा? ये पॉलीमर है, ठीक है, ये पॉलीमर है, काहे का? न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड की एक चेन है ना? पॉलीमर मतलब होता है चेन, लॉन्ग चेन, लॉन्ग चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड, मतलब लॉन्ग चेन। अब ये न्यूक्लियोटाइड काहे से बना है? 3 चीज से बना है। अभी देखा, शुगर बेस, एक नाइट्रोजनस बेस होता है और फॉस्फेट होता है, ठीक है ना? ठीक है, वो जो कॉइल हमने देख रहे थे ना, वो जो कॉइल देख रहा था ना, वो फॉस्फेट होता है। यहाँ पे ये फॉस्फेट कहाँ है? तो ये जो कॉइल है, ये काहे से बने होती है? ये होता है फॉस्फेट, जिसको बोलते हैं शुगर फॉस्फेट। 3 चीज देखा था ना? ठीक, क्लियर? ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो कॉइल है, ये क्या है? शुगर फॉस्फेट। अब वापस आओ, ये हमने देख लिया कि 3 चीज़ों से मिल करके बना है। तो अब उसका स्ट्रक्चर भी देख लिया हम लोगों ने, तो वापस इसको मिटा करके इसको भरते हैं। डीएनए को रिलेटेड ना हमको टेक्निकल नहीं पढ़ना है, इतना पता होना चाहिए कि भाई बन जाए, हमको समझ में आ जाए सारी चीज़, और टेक्निकल हमको जानना भी नहीं है। मतलब ये क्या है? पॉलीमर है न्यूक्लियोटाइड का, समझ में आ गया? पॉलीमर है ये न्यूक्लियोटाइड का, एक चेन है, ठीक, जो कि क्या करता है? अब मैंने बताया ये पूरी चेन है, इस चेन में सेगमेंट्स होते हैं, है ना? ये चेन है पूरी, चेन में कैसा होता है? सेगमेंट होगा, ये सेगमेंट 1, सेगमेंट 2, सेगमेंट 3। इन सेगमेंट्स में कुछ में जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होगी, कुछ में जेनेटिक इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, कुछ में जेनेटिक इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, कुछ में जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होगी। समझ में आ गया? इसको ले लेते हैं सेक्शन 4। तो ये जो सेगमेंट है जहाँ पर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है, इसको क्या बोल देते हैं हम? ये कहलाते हैं जीन्स। समझ में आ रहा है? क्लियर? तो मतलब अब देखो डेफिनेशन पे आते हैं। तो ये क्या होता है? ठीक है, ये क्या कंटेन करता है? डीएनए में क्या होता है? डीएनए में होता है, डीएनए कंटेन्स हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन, बोल सकते हैं हम। डीएनए में हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन होता है ना, जिसको हम बोलते हैं अनुवांशिक पदार्थ। मतलब ये क्या है? यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ? यहाँ पर क्या है? हेरिडिटरी मटेरियल है, यहाँ पर हेरिडिटरी मटेरियल है, तभी तो हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन कंटेन कर रहा है। मतलब इसको क्या बोल रहे हैं हम? ये अनुवांशिक पदार्थ है। तो डीएनए में क्या होते हैं? अनुवांशिक पदार्थ होते हैं, जो कि क्या करते हैं? हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखते हैं। उस सेगमेंट को ही हम क्या बोल देते हैं? जीन बोल देते हैं। ठीक, क्लियर? मैंने क्या बोला? ये डेफिनेशन आपने समझ लिया। अब एक और चीज अभी पढ़ा था, डीएनए कहाँ होता है? डीएनए कहाँ मिलता है हमको? फाउंड इन, एक देखा था कि भाई ये न्यूक्लियस में भी मिलता है और ये माइटोकॉन्ड्रिया में भी मिलता है। ठीक, इसको क्या बोल देते हैं? एम्प्टी डीएनए बोल देते हैं, और इसको क्या बोल देते हैं? न्यूक्लियस डीएनए, या फिर सिंपली न्यूक्लियर डीएनए, न्यूक्लियर डीएनए। समझ में आ रहा है? सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन कहाँ होती है? न्यूक्लियर डीएनए में होती है। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में 36-37 इंफॉर्मेशन बस होती है, ठीक है ना? नियर अबाउट 37 इंफॉर्मेशन होती है, जो कि सिर्फ मदर से ट्रांसफर होती है इसमें, ठीक है?
ठीक, नेक्स्ट क्या देखा हमने इसमें, अब इसमें नेक्स्ट समझते हैं डीएनए कैसा है। डीएनए का स्ट्रक्चर की बात करें अगर हम, स्ट्रक्चर कैसा था इसका, तो हमने देखा क्या था भाई, स्ट्रक्चर कैसा था इसका, डबल हेलिक्स था, है ना। डबल हेलिक्स मतलब द्विकुंडली था। सिंगल हेलिक्स कौन, सिंगल हेलिक्स होता है आरएनए का स्ट्रक्चर। डीएनए में भी 2 स्ट्रैंड देखा ना हमने, और वही चीज आरएनए में कितना होता है, सिंगल स्ट्रैंड होता है। ठीक है, ये कैसा होता है, डबल हेलिक्स है। डबल हेलिक्स है, जिसमें क्या होता है, डबल हेलिक्स में जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं, नाइट्रोजनस बेस होते हैं, वो एक दूसरे से अटैच्ड होते हैं, कहाँ से, हाइड्रोजन बॉन्ड से अटैच्ड टू ईच अदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक, ये भी समझ लिया। डबल स्केली, और मतलब अभी क्या बताया, डबल हेलिक्स है ना, मतलब मैंने क्या बोला, यहाँ पर 2 चेन है ना, 2 चेन है ना, 2 चेन, 2 चेन बोला। और जो कि स्ट्रक्चर कैसा है, हेलिकल स्ट्रक्चर है, ये भी समझ लिया। डेफिनेशन पे आ रहे हैं एकदम, फिर अभी रीड करूंगा डेफिनेशन तो एक एक चीज पता हो जानी चाहिए। ठीक, इन हेलिकल स्ट्रक्चर में बताया ना सेगमेंट्स होते हैं, मान लो एक सेगमेंट है, इन सेगमेंट में क्या होगा, जेनेटिक इंफॉर्मेशन, जेनेटिक इंफॉर्मेशन, समझ में आ गया भाई। यहाँ पर जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, यहाँ पर जेनेटिक इंफॉर्मेशन नहीं है, क्लियर। ये सेगमेंट दूसरा है, मान लो सेगमेंट दूसरा है, समझ में आ गया, क्लियर है। तो ये हो गया हमारा, जहां पर क्या है। अब ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन क्या करता है, ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, ये जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो बताएगा कि भाई आपका वो ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर कैसा होने वाला है, उसके बाल कैसे होने वाले हैं, उसका शरीर का संरचना कैसा होना है, स्किन का कलर कैसा होने वाला है, ये सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन कहाँ रहता है, इन सेगमेंट्स में। ऐसा नहीं है कि ये एक स्ट्रक्चर बना दिया तो इसको एक एक सेगमेंट बोल रहे हैं, ऐसे करके बहुत सारे सेगमेंट हैं। देखो जैसे कि ये ले लो आप, ठीक, इसको मैं एक सेगमेंट ले रहा हूँ, कहीं से भी काट सकते हैं, ये नहीं कि बस इसको काट रहे हैं, समझ में आ रहा है। सेगमेंट कुछ भी हो सकता है, कहीं से भी काट रहे हैं, जहां तक वो, मान लो यहाँ से यहाँ तक पूरे में इंफॉर्मेशन है तो ये एक सेगमेंट हो गया, यहाँ से यहाँ तक इसमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो ये दूसरा सेगमेंट हो गया। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, जेनेटिक इंफॉर्मेशन इसमें होती है, ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन क्या बोलती है, ये इंस्ट्रक्शन देती है, प्रोवाइड्स इंस्ट्रक्शन। इसको देख करके हम समझ सकते हैं कि भाई उस ऑर्गेनिज्म की डिटेल के बारे में, कि उसका रंग कैसा होगा, उसका शरीर की संरचना कैसी होगी, हाइट कितनी होगी, है ना। इंस्ट्रक्शन फॉर बिल्डिंग ऑर्गेनिज्म, समझ में आ गया, कि उस ऑर्गेनिज्म का कैसा संरचना होने वाला है, उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पर होती है। नेक्स्ट, शरीर में टाइम टू टाइम प्रोटीन बनाना पड़ता है, समझ में आ गया, प्रोटीन सिंथेसाइज करती है सेल्स, तो उनका काम भी कौन करता है, यही करता है। कैसे करते हैं अभी देखेंगे आगे, बट याद रखना है क्या कि भाई प्रोटीन सिंथेसिस भी कब होता है, जब ये डीएनए उसके लिए ना क्या करता है, एक पूरा कोड समझो बुक है, उस बुक में रेसिपी लिखी रहती है कि भाई ये इस प्रोटीन को कैसे बनाया जाए। वो प्रोटीन की जो रेसिपी है वो कहाँ रहती है, डीएनए में रहती है। उसको देख करके ही जो प्रोटीन सिंथेसिस होता है, समझना क्या, फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, क्लियर, ठीक। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, नेक्स्ट बात समझो, नेक्स्ट बात क्या बोल रहा हूँ, ये डीएनए इंफॉर्मेशन है, ये डीएनए इंफॉर्मेशन कहाँ मिलती है हमको, कहाँ मिलेगी डीएनए की इंफॉर्मेशन, डीएनए भी बोला है, डीएनए क्या है, इसके अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशन होगी। जेनेटिक इंफॉर्मेशन ये कहाँ होती है, ये होती है अंडर जीन में होगी। अब जीन में कहाँ पर स्टोर होती है, तो भाई ये कहाँ स्टोर होती है, स्टोर्ड इन, जिसको मैं बोल रहा था नाइट्रोजिनस बेस, समझा क्या, नाइट्रोजिनस बेस क्या थे, वो 4 बेस जो हमने देखे थे, वो 4 बेस कौन थे, एडेनाइन, जिसको ए बोल रहा था, गुआनाइन, जिसको क्या बोल रहा था, जी, फिर साइटोसाइन, जिसको जी बोल रहे थे, और थाइमीन, समझ में आ गया। अब देखो डीएनए और आरएनए में फर्क क्या है, देखो डीएनए और आरएनए में फर्क ये है कि भाई ये सारी चीज सेम रहेगी, ठीक है, ये सारी चीज सेम रहती है, बस उसमें क्या होगा, थाइमीन की जगह यूरासिल हो जाता है, यू आ जाता है, समझ में आ रहा है, समझ में आ गया क्या बोल रहा हूं मैं,
सब चीज सेम रहेगी डीएनए और उसमें, बस क्या चीज चेंज हो जाता है, उसमें थाइमीन की जगह क्या हो जाएगा, यूरेसिल हो जाएगा। तो वहां पर ए किसके साथ पेयर बनाएगा, यू के साथ बनाता है, वहां पे ए और यू पेयर बनाएंगे आरएनए में, और यहां पर डीएनए में ए किसके साथ पेयर बना रहा था, टी के साथ, है ना, थाइमीन के साथ, ठीक। साइटोसाइन मतलब यहाँ पर सी। ये सब क्या करते हैं, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखते हैं। समझ में आ गया, ठीक। अब याद रखना है आपको, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या बता रहा हूं डीएनए की, कि डीएनए की एक प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी ऑफ डीएनए। ये क्या करता है, रेप्लिकेट करता है। रेप्लिकेट मतलब समझते हो, अपनी ही कॉपी बनाता है। समझा क्या, डीएनए अपने आप को रेप्लिकेट करते हैं, अपनी कॉपी बनाते रहते हैं। डीएनए की क्या प्रॉपर्टी है, इट कैन रेप्लिकेट। रेप्लिकेट मतलब मेक कॉपीज ऑफ इटसेल्फ, ठीक। खुद की वो क्या बना सकते हैं, कॉपी बना सकते हैं। समझ में, तो अब डेफिनेशन समझ में आ गई, क्लियर है ना, मैं क्या बोल रहा हूं। अब देखो इसकी फाइनल डेफिनेशन लिखता हूं। डीएनए इज अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स ठीक है। नेक्स्ट क्या लिख रहा हूं मैं, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक। ये आधी डेफिनेशन हो गई, क्लियर है, इतना समझ में आ गया। नेक्स्ट स्लाइड में बता रहा हूं आगे की डेफिनेशन। मतलब यहाँ पे क्या बोला कि भाई डीएनए क्या है, एक पॉलीमर है, कि पॉलीमर मतलब लॉन्ग चेन, किसका, न्यूक्लियोटाइड का। न्यूक्लियोटाइड जो कि क्या करता है, हेरिडिटरी मटेरियल स्टोर करके रखता है, किसके बारे में, ह्यूमन या फिर जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके बारे में। ये जो डीएनए होते हैं कहाँ लोकेटेड होते हैं, न्यूक्लियस में होते हैं, लेकिन कुछ कुछ कहाँ मिलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में मिलते हैं। यहाँ तक क्लियर है, ये डेफिनेशन क्लियर है ना, ठीक है। अब देखो डीएनए का दो चीज दो वहां पर देख लिया कि भाई इट इज फाउंड इन न्यूक्लियस एज वेल एज इन माइटोकॉन्ड्रिया। अब देखते हैं कि भाई आगे का और डेफिनेशन में और क्या लिखना है, और समझो कि भाई अब इसका स्ट्रक्चर की बात करना। हमेशा डीएनए पे अगर लिखने को भी आता है तो आपको स्ट्रक्चर थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, अगर समझ में आ गया तो बस फाइनल है, और नहीं आया समझ में तो फिर सर पटकते रहो। इट इज मेड अप ऑफ पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम एंड, या फिर इसको ऐसा लिखो, पहले इसको छोड़ो, ये क्या करता है इसको समझते, इस पे आएंगे, अभी पहले समझाऊंगा तब आएंगे। इस पे लिखो, इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शन फॉर बिल्डिंग एन एंटायर ऑर्गेनिजम्स एंड प्रोटीन। समझ में आ गया, मतलब क्या है, ये डीएनए है, डीएनए है, ये क्या करता है, आपको इंस्ट्रक्शन देता है कि भाई सामने वाले का अगर मान लो सर फूट गया तो अब उसको कैसे रिपेयर होना है, उसके बारे में वो क्या करेगा, इंस्ट्रक्शन देगा, किसको, भाई वो सेल्स को जो उसको रिप्रोड्यूस करेंगे। समझा क्या, उसकी ग्रोथ होनी है, कहाँ तक ग्रोथ होनी है, उसके स्किन का कलर क्या होना है, उसकी हाइट कितनी बढ़नी है, ये सब का इंस्ट्रक्शन कौन देता है, डीएनए देता है। ये क्या करते हैं, इंस्ट्रक्शन देता है। इंस्ट्रक्शंस काहे के लिए, फॉर बिल्डिंग ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ के लिए जो भी एसेंशियल, समझो ये डायरी है, वो बताती रहती है कि ये करना है, रेसिपी है जो बताती रहेगी ऐसे ऐसे खाना बनाना है। समझा रहे,
ये डीएनए इंस्ट्रक्शन देता है काहे के लिए कि प्रोटीन, बॉडी के अंदर प्रोटीन जो बिल्डअप होता है, प्रोटीन बनता है, वो कैसे बनता है उसकी रेसिपी होती है यहाँ, समझा क्या, फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक, समझा क्या। नेक्स्ट क्या बोल रहा हूँ भाई, नेक्स्ट क्या बोल रहा हूँ मैं कि ये क्या कर सकता है बताया ना, इसमें क्या होता है, इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होती है, इंफॉर्मेशन इन डीएनए इज स्टोर्ड एज अ कोड, कोड की तरह इंफॉर्मेशन होती है। कोड मतलब समझ गए, याद है वो अरेंजमेंट, ATACAG ऐसे करके जो अरेंजमेंट था पहले, TTTCCCGGG जो भी अभी देखा था ना, वो क्या है, एक तरीके का कोड है, वो एक कोड है, दो कोड है, ऐसे करके उसको पढ़ लोगे तो उस व्यक्ति के ऑर्गेनिज्म के बारे में सारी चीजें पता चल जाएगी, समझा क्या। इंफॉर्मेशन कैसे, कोड के फॉर्म में, समझा क्या, जो कि काहे से बना होता है, वो कोड काहे से बना होता है, कोड क्या था, वो कोड था AGCT, यही तो थे कोड। और ये कोड क्या है, क्या थे ये, काहे से बनते हैं ये, नाइट्रोजिनस से ना, नाइट्रोजिनस बेस, ये काहे से हैं, मेड अप ऑफ नाइट्रोजिनस बेस, समझा क्या, नाइट्रोजिनस बेस से बने, या फिर कई जगह केमिकल बेस लिखा रहता है, तो समझ जाना कि यही है, ठीक है, ठीक है, क्लियर। अब यहां पर एक चीज और रखो, 99% ये जो कोडिंग होगी, ये जो कोडिंग होती है 99% ये तो सेम होती है, सेम, ठीक है ना, इन ऑल पीपल। वो जो 1% जो चेंज होता है ना, उसी को पकड़ते हैं अपन डिफरेंस करने के लिए, है ना, 1% ये चेंज होता है, ठीक है। और प्रॉपर्टी तो आपको बता ही दिया कि ये रेप्लिकेट करता है अपने आप को, अपनी कॉपीज बनाता रहता है, ठीक। अब समझना क्या बोल रहा हूं। अब यहां पे एक बात समझ लो, मतलब ये डीएनए है मैडम, ये डीएनए है, तो डीएनए के अंदर होता है, जीन होता है, इसको मैं क्या बोलूंगा, जीन है, ठीक। ये डीएनए खुद कहाँ होता है, अब समझो, ये जीन तो एक बहुत लंबी चेन है ना भाई, ये तो बहुत लंबी चेन है, समझो कि ये चेन है, ये लॉन्ग थ्रेड है, इसके अंदर ये थ्रेड है, ठीक है ना, इसके अंदर क्या है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन है। अगर हम इसको खोल दें ना, थ्रेड को अगर पूरे बॉडी में हम निकालें, और उसको मान लो कि धागा है, उसको अगर हम खोल दें और नापें, तो इतना ज़्यादा होगा, इतना ज़्यादा होगा कि मतलब समझो कि पूरा सोलर सिस्टम आ जाए, इतना लंबा लेंथ वाइज। तो फिर इतनी छोटी सी चीज़ में कैसे फिट हो गया वो, ऐसा होता है। अब देखो, इसमें मैंने बताया ये डीएनए है, इसमें सेगमेंट होते हैं, ये कुछ सेगमेंट है, ये सेगमेंट क्या है, ये सेगमेंट है, ये सेगमेंट है, ये सेगमेंट है, और ये सेगमेंट है। रेड वाले सेगमेंट में कोई भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन नहीं है, और ब्लैक वाले सेगमेंट में, इसमें लिखता हूँ ये भी सेगमेंट है, ये भी सेगमेंट है, ये भी सेगमेंट है, मतलब यहाँ पर जेनेटिक इंफॉर्मेशन होगी। तो ये ब्लैक वाला क्या कहलाएगा, ब्लैक वाले हो गए जीन्स, समझा क्या, ठीक। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ डीएनए का पार्ट ही है क्या, जीन्स, है ना, डीएनए का पार्ट हो गया कि नहीं, सेगमेंट हो गया डीएनए का। अब मैं क्या बोल रहा हूँ समझो, अब मैं इस डीएनए का, ये तो बहुत लंबी चेन है ना भाई, इस चेन को मैं एक, जैसे धागा है मेरे पास, मांझा है ना, मांझा धागा है, मैं उसको एक लपेट देता हूँ उसमें, कॉइल में, है ना, एक कॉइल में मैं उसको लपेट दिया, तो वो, अब सोचो इतना सारा धागा एक छोटी सी एरिया में आ गया कि नहीं आ गया। तो मान लो ये एक चीज है, अब मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, ये जो डीएनए था उसमें लपेट दिया ऐसे ऐसे करके, ठीक, समझा क्या। तो इसको अब ये जो मिल रहा है ना, इसको मैं बोलता हूँ इसको मैं बोल रहा हूँ क्या, क्रोमोजोम, समझा क्या, जिसमें डीएनए को कॉइल कर दिया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, क्रोमोजोम, समझा क्या। मतलब क्या बोल रहा हूँ, ये डीएनए है, देखो डीएनए इज वेरी लॉन्ग, डीएनए इज वेरी लॉन्ग। तो अब क्या करेंगे हम, इसको क्या करें, कॉइल करके कहीं लपेट के रख दें, तो हेंस कंप्रेस्ड, या फिर टेक्निकल टर्म में बोलते कंडेंस्ड,
कंडेंस्ड इनटू, अब ये जो अंदर ब्लू कलर का था, देखो ये था ना, ये क्या है, जिसके ऊपर, इसके ऊपर मैं लपेट रहा हूं ना, ये तो ब्लू कलर का क्या है, ये जिसके ऊपर मैं लपेट रहा हूं, धागे को मैं काहे में लपेट रहा हूं, वो जो कॉइल था, यहां पर ये क्या है, ये एक प्रोटीन है ना, ये प्रोटीन के ऊपर मैं क्या कर रहा हूं, इस धागे को लपेट दे रहा हूं, ठीक, ये लपेट के रख दिया, समझ में आ गया, तो इसको मैं बोल रहा हूं क्रोमोसोम है, क्लियर है ना, हैन कंडेंस्ड इनटू अ प्रोटीन, प्रोटीन मॉलिक्यूल, जिसको क्या बोल देते हैं, कभी सुना होगा हिस्टोन लिखा रहता है, हिस्टोन, ठीक, इसको हम क्या बोल देते हैं, इसको क्रोमोसोम बोलते हैं, ठीक, क्लियर, ठीक है, ये क्या कहला गया आपका, क्रोमोसोम कहला गया, ठीक है। अब एक और वर्ड होता है क्रोमैटिन, क्रोमैटिन क्या है फिर, क्रोमैटिन कुछ नहीं है, क्रोमोसोम का फर्स्ट स्टेज होता है, मतलब ये जो धागे होंगे ना, कम धागे होंगे, क्रोमोसोम में ज्यादा धागे हो जाते हैं, बस इतना ही फर्क। क्रोमैटिन क्या है, ये क्रोमोसोम है, मतलब फर्स्ट स्टेज ऑफ क्रोमोसोम, तो मतलब समझ जाना कि क्रोमैटिन लिखा है या क्रोमोसोम लिखा है, मतलब वही है, एक है भाई, एक समझो प्रोटीन है जिसके ऊपर डीएनए को लगा दिया गया है, और वो पहले स्टेज में है, मतलब कम कम धागे होंगे तो उसको क्रोमैटिन बोल देते हैं, और जो फाइनल स्टेज होता है उसको क्या बोल देते हैं हम, क्रोमोसोम, ठीक है, क्लियर है ना। अब ये कितने क्रोमोसोम होते हैं, तो भाई 46 क्रोमोसोम होते हैं, 23 पेयर होते हैं, ये सब अब जब बायो वाला सेक्शन करेंगे तब करेंगे, अभी के लिए बस हमको डिफरेंस समझना था, क्योंकि हम डीएनए इसमें बार बार ये चीजें आएंगी तो हम समझ जाए कि आखिर में ये है क्या, समझ में, क्रोमोसोम समझ लो कितने क्रोमोसोम होते हैं, तो ये 46 क्रोमोसोम होते हैं, इनको हमने क्या कर दिया, पेयर्स बना दिए हैं, पेयर मतलब दो दो के पेयर में कर दोगे तो 23 पेयर हो जाएंगे, ठीक। अब ये सब कैसे होते हैं, क्या होते हैं, अब आगे देखेंगे जब इसकी जरूरत पड़ेगी, जहां पे जरूरत होगी इसको वहां पर खोल दिया जाएगा, पर डीएनए अभी तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए, बोलो समझ में आ गया, बोलो क्लियर है। नेक्स्ट क्या बोल रहा हूं कि भाई अब देखो, मैं ये बोल सकता हूं ना, ये था सेल, है ना, इसके अंदर था क्या, न्यूक्लियस, ये क्या था, न्यूक्लियस, ये सेल, उसके अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्या बोला, क्रोमोसोम, है ना, ये क्या है, क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के अंदर था डीएनए, और डीएनए के अंदर ये क्या था, ये था जीन, ये डायग्राम हमेशा याद रखना भाई, कंफ्यूज हो जाओगे कहां पर क्या है, तो समझो सबसे बड़ा है सेल, सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए, डीएनए के अंदर जीन, समझ में आ गया, ठीक है। अब एक टर्म है जीनोम, क्या है फिर, जीनोम समझो, डिटेल में आगे आएंगे भाई, एक पूरा चैप्टर है जीनोम के ऊपर, बट अभी समझ तो ले क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म है, समझ में क्या, उसके उसके शरीर में जितने भी डीएनए हैं सबकी एक बुक अगर मैं बना लूं तो उसको बोल दूंगा जीनोम, समझ में क्या, मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म का कंप्लीट सेट ऑफ डीएनए, समझ में आ रहा है, कंप्लीट सेट ऑफ डीएनए, ठीक, तो उसको क्या बोल दूंगा मैं, उसको बोल दूंगा मैं, वो उसका क्या है, जीनोम। अब बताओ, कंप्लीट सेट ऑफ डीएनए बोल रहा है, तो ये डीएनए कहाँ कहाँ मिलता है, ये तो डीएनए न्यूक्लियस में भी मिल रहा है ना, प्लस डीएनए कहाँ मिलता है, और डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया में भी मिलता है, उन सब को मिला करके मैं ऐड कर दूं, मान लो मेरी बॉडी है, मेरी बॉडी के अंदर जो न्यूक्लियस में जितने भी डीएनए मिल रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में भी जितने मिल रहे हो, उसको कंप्लीट अगर मैं निकाल लूं तो वो मेरा कहलाएगा जीनोम, समझ में आ गया, क्लियर है, ठीक, जीनोम मतलब कंप्लीट सेट ऑफ डीएनए उस ऑर्गेनिज्म के बारे में, जो कि न्यूक्लियस भी हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया से भी हो गया, मतलब क्या बोल सकता हूं, मतलब बोल सकता हूं ना मैं, एक सेल के अंदर जितना भी, देखो ये न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस के बाहर भी तो है माइटोकॉन्ड्रिया, देखो ये सेल है, ये सेल है, ये तो न्यूक्लियस है, ठीक है ना,
इसके अंदर क्रोमोसोम है, वहां से हमने निकाल लिया, लेकिन बाहर एक चीज और है ना, माइटोकॉन्ड्रिया भी तो है, ठीक है। ये क्या था, ये सेल है, ये क्या है, ये माइटोकॉन्ड्रिया, तो इसमें भी कुछ डीएनए होगा, और ये न्यूक्लियस है तो इसके अंदर भी कुछ डीएनए होगा, उन सबको मैं जोड़ दूं तो मेरे को क्या मिल जाएगा, जीनोम, ठीक है, उसको बोल देंगे जीनोम, मतलब ऑल दी जेनेटिक इंफॉर्मेशन इनसाइड अ सेल, समझ में आ गया, ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ये हो गया जीनोम। समझ में आ गया, डिफरेंस समझ में आ गया, आ जाएगा लिखने को क्या होता है, तो ये सब में कंफ्यूज नहीं होना। जीनोम क्लियर है, जीनोम क्या है ये भी समझ लिया, जीन क्या है ये समझ लिया, सब चीज हमने समझ ली, ठीक है ना। डीएनए बहुत अच्छे से हो जाना चाहिए, कुछ अगर बने या ना बने, आपको डीएनए एकदम क्लियर होना चाहिए। बोलो क्लियर है, बढ़े आगे, डीएनए तो क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन, अब समझते हैं एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक इन, कहां पर, मेडिकल सेक्टर, मेडिकल सेक्टर। अभी डीएनए समझ गए हो, तो जब जीनोम प्रोजेक्ट पढ़ेंगे ना हम, कि जीनोम प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, तो वो सब वापस से ये सारी चीजें आ जाएगी, उस समय कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो एप्लीकेशन ऑफ ये समझते हैं पहले, अब एक टर्म समझते हैं, ठीक है। सबसे पहला जिसको बोलते हैं एमआरटी टेक्नोलॉजी। एमआरटी मतलब क्या होता है, एमआरटी के पहले अगर हम पढ़ेंगे ना, एमआरटी खुद किसके अंदर आता है, एआरटी के अंदर आता है। अब ये एआरटी क्या है समझते हैं इसको। एआरटी क्या है, एक तरीके का जिसको बोलते हैं असिस्टेड रिप्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, ठीक। वापस से आएंगे एमआरटी पर, ठीक है, पहले ये समझ ले, क्योंकि ये समझोगे तभी एमआरटी समझ में आएगा, ठीक है। असिस्टेड रिप्रोडक्शन टेक्नोलॉजी मतलब इसको बोलते हैं सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी, ठीक है ना। अब इसको समझते हैं क्या है, ठीक है ना। ये क्या होता है, असिस्टेड रिप्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, मतलब ये क्या है, नाम में लिखा है कि भाई ये एक टेक्नोलॉजी है, ठीक है ना। तो इस टेक्नोलॉजी में हम क्या करते हैं, हम क्या करेंगे, प्रेगनेंसी जो होती है ना उसको हम बाहर, मतलब आर्टिफिशियल तरीके से अगर हम प्रेगनेंसी करते हैं उसको बोलते हैं एआरटी, समझ में आ गया। मतलब क्या है, हम क्या करते हैं, अटेम्प्ट करते हैं, अटेम्प्ट काहे के लिए, प्रेगनेंसी को ऑब्टेन करने के लिए, टू ऑब्टेन प्रेगनेंसी, समझ में आ गया। अब ये हम कैसे करते हैं, देखो ये सब हम करेंगे, अटेम्प्ट कैसे करेंगे, देखो ये है स्पर्म, प्लस ये है एग सेल, ठीक है, फीमेल का ओवम, ठीक। इसको हमने क्या किया, इसको हमने फर्टिलाइज कर दिया, इसका फर्टिलाइजेशन कर रहे हैं, और कैसे, आर्टिफिशियल तरीके से। मतलब क्या बोल रहा हूं, ये सब हम हैंडल कहां कर सकते हैं, आउटसाइड द ह्यूमन बॉडी। ये फर्टिलाइजेशन जो कर रहे हैं ना, वो आउटसाइड द ह्यूमन बॉडी कर रहे हैं, ह्यूमन बॉडी, क्लियर। तो हम उसको बोलते हैं एआरटी, क्लियर है। एआरटी क्या हो गया, एक तरीके का हम क्या ऑब्टेन करना चाहते हैं, प्रेगनेंसी, कैसे, उसके लिए जो हम स्पर्म और एग है उसको क्या करते हैं, हैंडल कर लिए बाहर, फर्टिलाइज कर लिए, फर्टिलाइज करने के बाद, ये फर्टिलाइज करने के बाद ये क्या बन गया, इसको बोलेंगे हम गैमेट, ठीक है, गैमेट, या फिर इसको एम्ब्रियो बोलते हैं, एम्ब्रियो भ्रूण वो बन चुका। अब इसको क्या करेंगे हम, इसको इंसर्ट कर देंगे काहे में, इंसर्ट इन वुमेन, वुमेन्स रिप्रोडक्टिव पार्ट, समझ में आ गया। तो ऐसी टेक्निक को हम क्या बोलते हैं, एआरटी। तो बायोटेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, समझ में आ गया, ठीक है। मतलब नेचुरल प्रोसेस नहीं हो रही, हम आर्टिफिशियली कर रहे हैं, समझ में आ गया। मतलब अगर हम बात करें, ये दो तरीके का होता है, ठीक है, एआरटी
दो तरीके का है क्या, एक को बोलते हैं इन विवो, इन विवो, और एक को बोलते हैं इन विट्रो, इन विट्रो। ठीक, इन विवो मतलब फर्टिलाइजेशन, ये भी फर्टिलाइजेशन हो रहा है, फर्टिलाइजेशन ये आउटसाइड द बॉडी करते हैं, है ना, फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी, जैसे टेस्ट ट्यूब बेबीज, टेस्ट ट्यूब बेबीज, ठीक है ना। और वो आर्टिफिशियल तरीके से अगर फर्टिलाइजेशन हम करेंगे इन मतलब फेलोपियन ट्यूब में, ठीक है, फेलोपियन ट्यूब में, तो उसको क्या बोल देंगे हम, इन फेलोपियन ट्यूब। बताओ, हम फर्टिलाइजेशन कर रहे हैं, इसका फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी कर रहे हैं, मतलब कहाँ पर, लैब में करते हैं, समझा है। इसका फर्टिलाइजेशन कहाँ कर रहे हैं, लैब में कर रहे हैं, और इसका फर्टिलाइजेशन हम कहाँ कर देते हैं, फेलोपियन ट्यूब में ही कर देते हैं, समझ में आ गया। तो ये काइंड ऑफ नेचुरल, नेचुरल से थोड़ा डिफरेंस है बस। देखो फर्टिलाइजेशन इसमें भी क्या होता है, फेलोपियन ट्यूब में ही करते हैं, समझ में आ गया। लेकिन इसमें क्या होता है कि नेचुरली नहीं हो रहा, आर्टिफिशियली हो रहा। देखो हो तो दोनों चीज रही है आर्टिफिशियली, लेकिन हम जो बेटर टर्म एआरटी रिफर करते हैं वो इन विट्रो के लिए यूज करते हैं। आईवीएफ सुना होगा ना, मतलब इन आईवीएफ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, मतलब एक तरफ होगा स्पर्म, एक तरफ होगा एग वुमेन का, इसका जो फर्टिलाइजेशन करते हैं लैब में करते हैं, और फिर उसको इंसर्ट कर दिया जाता है वूम में, ठीक है। ये होता है एआरटी टेक्नोलॉजी, क्लियर है। एआरटी मतलब एआरटी काहे के लिए हम यूज करते हैं, एआरटी यूज किया जाता है, मतलब एआरटी जो है यूज टू ट्रीट इनफर्टिलिटी, बोल सकते हैं, जो भी इनफर्टिलिटी होती है उसको ट्रीट करने के लिए हम ये यूज करते हैं ना, एआरटी की टेक्नोलॉजी। ठीक, अब इसके अंदर बहुत सारे इसके एग्जाम्पल हैं, अभी देखेंगे, है ना। इसका एग्जाम्पल अभी पढ़ते हैं वन बाई वन करके। जैसे एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे, इसके अंदर आ जाएगा एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, एग्जाम्पल है इसके सब, ठीक है ना। एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, और अभी मैंने तुमको बताया एमआरटी, एमआरटी मतलब क्या होता है, जिसको अभी बोलते हैं एमआरटी, ये सब एग्जाम्पल है इसके, ठीक। ये सब क्या है अभी देखते हैं वन बाई वन करके, ठीक। तो पहले क्या उठा ले अपन, ये सब उसके एग्जाम्पल है, अब देखते हैं वन बाई वन करके उठाएंगे क्या है, ठीक है। तो पहले उठाते हैं एमआरटी, क्या है ये, ठीक है। ठीक है, ईटीटी और एमआरटी, एमआरटी को सेपरेट भी पढ़ते हैं हम, स्टडीड सेपरेटली, ठीक है ना। इसको सेपरेट ही टॉपिक की तरह हम ट्रीट करते हैं, क्योंकि खुद में एक बड़ा टॉपिक है, क्योंकि इसमें सिर्फ बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, अभी देखेंगे क्या होता है। अब देखो इधर सबसे पहले समझते हैं एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी क्या है, एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, ठीक, ईटीटी, एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, ठीक है। एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी समझ रहे हैं। अब देखो इसमें क्या होता है, तो ये क्या है, एक तरीके का एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी क्या है भाई, ये एक तरीके का क्या है, एक तरीके का एआरटी ही है, समझ में रहे, ये एक तरीके का एआरटी है, जो अभी पढ़ा ना एआरटी क्या होता है, उसी का एक विशेष तरीके का होता है, ठीक है। एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी ये क्या है, टाइप ऑफ टेक्निक ऑफ एआरटी, एआरटी के अंदर ये एक टेक्निक है। एआरटी मतलब वही जो अभी पढ़ा, सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी, मतलब आर्टिफिशियली जो प्रेगनेंसी हम कंसीव करते हैं उसको बोलते हैं एआरटी टेक्नोलॉजी, ठीक है ना। आर्टिफिशियली, नेचुरली नहीं होता, आर्टिफिशियली जब करते हैं तब, ठीक। अब इसमें क्या होगा, देखो ये है हाई यील्ड का, हाई यील्ड मेरिट डोनर, मेरिट डोनर। देखो ये वाली जो टेक्नोलॉजी होती है ना, वो हम काहे में यूज होते हैं, तो ये याद रख लो, एनिमल्स के लिए यूज करते हैं ये वाली, ठीक है ना। फॉर बोवाइंस, बोवाइंस मतलब ये बफेलो, काऊ, इन सब के लिए हम ये टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, देखो हाई यील्ड
मेरिट डोनर मतलब क्या होता है, एक तरफ होगा बुल, ठीक, एक तरफ है बुल और एक तरफ कौन है, काऊ। कैसी, बहुत हाई यील्ड की, मतलब बुल से हम क्या निकालेंगे, इसका सीमेन, ठीक है, स्पर्म, और यहाँ से काऊ से, ये भी बहुत अच्छी ब्रीड की काऊ है, समझ में आ रहा है, हम इससे निकालेंगे एग, ठीक है, इसका एग हम क्या करेंगे, इनसे निकाल करके हम इसका फर्टिलाइजेशन करेंगे, समझ में आ गया, इसका फर्टिलाइजेशन मतलब एक तरफ है स्पर्म और दूसरी तरफ है एग, ठीक है, ये दोनों हेल्दी है ना, हाँ ये दोनों हेल्दी वाले, यहाँ से हमने निकाला, अब हमको क्या मिलेगा, इसका रिजल्ट क्या होगा, जाइगोट, ठीक, इससे जो हमको जाइगोट मिला, इस जाइगोट को हम क्या करेंगे, कन्वर्ट कराएंगे काहे में, एम्ब्रियो में, ठीक, ये एम्ब्रियो होगा, फिर इस एम्ब्रियो मतलब भ्रूण हो गया, ठीक है ना, वो जो भ्रूण होगा उसको हम क्या करेंगे, बहुत सारे छोटे छोटे एम्ब्रियोज में डिवाइड कर लेंगे, समझ में आ गया, इस एम्ब्रियो को क्या कर दिया, स्प्लिट कर दिया, तोड़ दिया, बड़ा सा एम्ब्रियो था, छोटे छोटे एम्ब्रियो, अब इन एम्ब्रियोज को क्या करेंगे, अब देखो यहाँ से एक एम्ब्रियो मिल गया, यहाँ से दूसरा एम्ब्रियो, यहाँ से तीसरा एम्ब्रियो, यहाँ से चौथा एम्ब्रियो, इन सारे एम्ब्रियोज को हम क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे, जो देसी वाली हमारी मदर्स होंगी ना, देसी गाय जो होंगी उनमें, इंसर्टेड इन इंडिजिनस ब्रीड, इंडिजिनस ब्रीड में हमने डाल दिया इसको, अब जब इंडिजिनस ब्रीड में डालेगा, कहाँ पे डालते हैं हम, ये यूटेरस में, उसके यूटेरस, ठीक है, जो उसका फैलोपियन ट्यूब होगा ना वहाँ पर, ठीक है, मतलब इंडियन ब्रीड की जो गाय होती हैं वो काहे की तरह एक्ट करती हैं, वो एज अ सरोगेट मदर यूज करते हैं, सरोगेसी समझते हो, सरोगेसी का मतलब होता है जब अपनी बूम को हम नेचुरली कंसीव नहीं करते, दूसरे के लिए कर रहे हैं कंसीव, समझ रहा है, हमने कुछ नहीं किया फिर भी हम प्रेगनेंसी कंसीव कर रहे हैं, तो उसको कहलाएगा सरोगेसी करना, ठीक है ना, तो ये क्या हो गया, इंडिजिनस काउस एक्ट एज सरोगेट मदर की तरह ये एक्ट करती हैं, समझ में आ गया, अब बताओ, अब इसके बाद क्या होगा, अब इसके बाद ये प्रेगनेंसी कंसीव कर ली, याद करो आर्टिफिशियल किया है ना हमने ये सब, तो काहे में आएगा, एआरटी की टेक्नोलॉजी में आ गया, है ना, अब ये इसके कारण क्या होगा, देखो इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका रिजल्ट ये होगा कि भाई, इसका रिजल्ट ये है, हाँ इसका रिजल्ट क्या है, पहला तो भाई जो ब्रीड अब आएगी वो हेल्दी होगी कि नहीं होगी, समझ में आ गया, उसकी जो प्रोडक्टिविटी होगी ज़्यादा होगी कि नहीं होगी, समझ में आ गया, तो भाई अब जो हमको मिलेगी, फार्मर्स may get 5 to 6 times of increased number of offsprings, बच्चे भी पहले से ज़्यादा होंगे, समझा क्या, क्योंकि वो हेल्दी स्पर्म्स है, उसके कारण क्या होगा, एक नहीं 5 से 6, मतलब पहले अगर एक बच्चे हो रहे थे तो 5-6 बच्चे हो सकते हैं, समझा क्या, ठीक है, तो एक तो उसके कारण फार्मर्स की इनकम बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, हाँ बिल्कुल बढ़ेगी, दूसरा क्या है, अब ये जो काव्स आएंगे, नए बछड़े जो आएंगे उनमें हेल्दी होंगे, वो डिसीज फ्री रहेंगे, इंडिजिनस ब्रीड क्या होती है, बहुत सारे डिसीजेस से हमको प्रॉब्लम होती है, उनको बहुत सारी डिसीज वो सफ़र करते हैं, क्योंकि वो उतना हेल्दी नहीं होते, इसलिए जो उनके ऑफस्प्रिंग होते हैं उनके में भी बहुत ज़्यादा, एक तो वो पहली बात ज़्यादा बच्चे कर नहीं पाते क्योंकि हेल्दी नहीं होते, और दूसरा क्या होता है कि भाई उनसे जो बछड़े भी आते हैं वो भी ज़्यादा हेल्दी नहीं होते हैं, उनमें डिसीज़ जल्दी से पकड़ लेता है, समझ में आ रहा है, नेक्स्ट क्या है कि भाई काव्स विल गेट या फिर विल बी फ्री फ्रॉम डिसीजेस, है ना, डिसीज फ्री रहेंगे वो, ठीक है, तो अच्छा है कि नहीं भाई, अच्छा है, कि भाई इससे क्या होगा, हमारी जो बोवाइन जो ब्रीड्स है उनको बूस्ट मिलेगा, एक बात याद रखना कि भाई ज़्यादा रेजिस्टेंस कौन होती हैं डिसीज़ के, इंडियन ब्रीड ही होती है,
क्योंकि वो इस क्लाइमेट में ढल जाती है। ये मत समझना कि वो वाली ज़्यादा रेजिस्टेंट होती है। अगर वो वाली ज़्यादा रेजिस्टेंट हो तो हर व्यक्ति वही पालता, लेकिन वो सर्वाइव नहीं कर सकती यहाँ पर, ये याद रखना है तुमको। लेकिन जब हम इसको इंडियन ब्रीड के साथ इंटरेक्ट करेंगे तो कुछ जीन इसके भी ट्रांसफ़र होंगे, कुछ जीन उसके भी ट्रांसफ़र होंगे, तो वो मिक्स टाइप काइंड ऑफ मिक्स पैदा होंगे, जो कि थोड़ा सा उनसे तो ज़्यादा टॉलरेंट होंगे बट इनसे कम टॉलरेंट होंगे। समझ रहा है? ये बात थोड़ा सा दिमाग में रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा हूँ मैं, नेक्स्ट एक चीज़ याद रखो। अब ये जो टेक्निक हम यूज़ कर रहे हैं, काहे के लिए यूज़ करते हैं, तो भाई ये याद रखना है, ये टेक्निक का यूज़ जो बोल रहा हूँ, टेक्निक ऑफ एम्ब्रियो ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी, ये जो टेक्निक है इसका हम यूज़ करते हैं, यूज्ड बाय गवर्नमेंट और प्रमोटेड बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट इसको प्रमोट भी कर रही है, प्रमोटेड बाय गवर्नमेंट। समझा क्या? काहे के लिए? ताकि हमारी जो देसी ब्रीड्स है ना, जो देसी ब्रीड्स हैं उनको कंजर्व कर सके हम, समझना, फॉर कंजर्वेशन ऑफ इंडिजिनस ब्रीड। अंडर कौन कौन से प्रोग्राम लॉन्च किए हैं तो याद रखो, अंडर प्रोग्राम्स लाइक जो एक राष्ट्रीय गोकुल मिशन है, राष्ट्रीय गोकुल मिशन, उसके तहत हम ये प्रमोट करवाते हैं, ठीक है। नेशनल मिशन ऑन बोवाइन प्रोडक्टिविटी, नेशनल मिशन, ये एक मिशन है, सेपरेट डिस्कस करेंगे, ऑन बोवाइन प्रोडक्टिविटी। बोवाइन समझ गए ना किसको बोलते हैं, दूध देते हैं जो, ठीक है ना, बोवाइन प्रोडक्टिविटी, ठीक है। नेक्स्ट किसको बोलते हैं, नेशनल डेयरी प्लान है जो हमारे देश का, नेशनल डेयरी प्लान। मेन ऊपर के दो हैं, ये रट्टा मार लो बस खत्म, समझ में आ गया। इंडिजिनस ब्रीड कौन कौन सी है, इंडिजिनस ब्रीड जैसे कि साल, ठीक है ना, साहिवाल, गिर, रेड सिंधी, इन सब को कंजर्व करने के लिए हम ये सब कर रहे हैं, ताकि इनसे जो बच्चे आए उनकी प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा हो और लोग इन पर भी ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें, इनके हेल्थ को रिलेटेड सब कुछ लेकर के। समझा क्या? रेड सिंधी ये सब है, देवनी, ये सब कुछ ब्रीड्स है, इंडिजिनस ब्रीड्स, ये थोड़ा सा याद रखना, ठीक है। तो ART में कैसे यूज़ हो गया, समझ में आ गया, ART में कैसे यूज़ है, ठीक। अब ART को रेगुलेट करने के लिए भी सरकार ने बिल लाया है। जब ये चैप्टर थोड़ा सा और आगे बढ़ेगा तो सारे बिल्स पढ़ना है हमको। अभी सैरोगेसी का जो टॉपिक है वो सेपरेट हमको पढ़ना है, समझ में गया, उसके क्या इशूज हैं और क्या उसको टैकल करना है। ART में भी एक बिल आया है रेगुलेट करने के लिए, वो भी समझेंगे, ठीक है ना। या फिर अभी बता देता हूँ, रुक जाओ, समझ ही लेते हैं। ART का रेगुलेशन करना जरूरी है कि नहीं, इज नीड, जरूरत है कि नहीं, बिल्कुल जरूरत है। ART मतलब आर्टिफिशियली कंसीव कर रहे हो ना प्रेगनेंसी, तो इस चीज़ को रेगुलेट करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखो क्यों ज़रूरी है ये समझते हैं, नीड क्यों ज़रूरी है। तो पहला लैक ऑफ रेगुलेशन है। लैक ऑफ रेगुलेशन मतलब जो भी इससे रिलेटेड काम करते हैं ना, जो भी क्लिनिक्स इससे काम करते हैं, उन पर एक तो देखो वो अनऑथोराइज्ड है, मतलब बहुत सारे क्या होते हैं कि भाई रेगुलेट नहीं किए जाते हैं, ठीक है ना। मतलब क्या बोल रहा हूँ, पहला पॉइंट, पहला लैक ऑफ रेगुलेशन। अभी एट प्रेजेंट इन पर कोई रेगुलेशन नहीं होता। ये जो क्लिनिक्स हैं ये अंडर रेगुलेटेड है, इनको कोई रेगुलेशन नहीं है, अपनी मर्जी से ये सब चीज़ चलाते हैं, कोई नियम कानून फॉलो नहीं करते, समझ में क्या। ये क्लिनिक्स जो है परफॉर्म्स अंडर रेगुलेटेड मतलब कोई भी रेगुलेशन नहीं है इनका। जब कोई भी रेगुलेशन नहीं है तो इसके कारण ये क्या करते हैं भाई, ये अनएथिकल प्रैक्टिस को भी जन्म देते हैं। अनएथिकल प्रैक्टिस मतलब जो चीज़ गलत है उसको भी ये फिर कमर्शियलाइज करने के लिए सब कुछ को जस्टिफाई करने लगते हैं। अनएथिकल प्रैक्टिसेस जैसे कि ये फिर ये नहीं ध्यान में रखना चाहिए, ये ध्यान में नहीं रखते कि ये करें कि ना करें, पैसा मिल रहा है तो सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाते हैं, समझ में। अनएथिकल प्रैक्टिस है तो भाई अनएथिकल ना हो भाई सब कुछ। ये सब प्रैक्टिस जानते हो क्या है, कुदरत की देन है ना। इस पर ज़्यादा छेड़खानी करनी चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इस पर एक सेपरेट डिबेट होता है, लेकिन पैसे के चक्कर में ये लोग सब करने लगते हैं।
इसीलिए इनको रेगुलेट करना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए ART रेगुलेशन बिल पेंडिंग है, अभी आ रहा है, ठीक है ना। ART रेगुलेशन होना चाहिए। दूसरा नेक्स्ट, हमको ये प्रमोट भी तो करवाना है ना। हम चाहें कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग प्रेगनेंसी नहीं वो कर पाते, कंसीव नहीं कर पाते, उनके लिए तो बहुत अच्छा है ना भाई। इनफर्टिलिटी कई लोगों में बहुत ज़्यादा होती है, तो वो लोग भी तो कम से कम बच्चे अफोर्ड कर सके, समझ में आ रहा है। तो उनके लिए तो ज़रूरी है ना। तो हम क्या करना चाहते हैं, पेनिट्रेट करना चाहते हैं, पेनिट्रेशन ऑफ ART, इसको हमको क्या करना है, इंक्रीज करना है। तो इसके लिए भी हमको रेगुलेशन चाहिए कि नहीं, टाइट रेगुलेशन करेंगे। इससे क्या करना है भाई, अवेयरनेस जनरेट कराना है। तो ये सब कौन करेगा, सरकार ही करेगी। और ये भी कैसे, अवेयरनेस जनरेट कराना बट कंट्रोल भी तो करना है ना। टू कंट्रोल, इन सब के लिए भी हमको क्या चाहिए, ART का रेगुलेशन वगैरह जरूरी हो जाता है, समझा क्या। तो मतलब ART बिल क्या करता है, देखो ART जो बिल है, अब इसको चेक कर लेना, शायद ये एक्ट बन चुका होगा, क्योंकि ये लास्ट ईयर न्यूज़ में था, उसके बाद अब तक तो ये एक्ट भी बन गया होगा, ठीक है। ये क्या करता है, ये रेगुलेट करता है, ये सुपरवाइज करता है किसको, जो भी प्रैक्टिस करता है, काहे का, प्रैक्टिस ऑफ ART का जो भी इंडस्ट्री चल रही है उसको रेगुलेट करना, प्रैक्टिस करना, समझ में आ गया। मतलब इसको प्रमोट करना ना। नेक्स्ट इसके साथ क्या है, ये प्रमोट करना, प्रमोट ART को प्रमोट करना कैसे, एथिकल वे में, अनएथिकल वे में नहीं, इन एथिकल वे, ठीक, क्लियर, ठीक है। अभी तो अप्रूव्ड था, देख लेना, उसको चेक कर लेना। एथिकल वे में उसको प्रमोट करना। इसके साथ साथ क्या करना है भाई, टाइम टू टाइम सुपरवाइज करना, रेगुलेट करना, किसको, रेगुलेट प्लस सुपरवाइज, जो भी क्लिनिक्स होती है ना उनको, ART क्लिनिक्स प्लस ART बैंक मतलब समझते हो, मान लो कि किसी का सीमेन वहां पर स्टोर करके रखा गया है ना, वो सब क्या कहलाते हैं, स्पर्म स्टोर करके रखा जाता है ना, जैसे विक्की डोनर वाला पढ़ा था जो, वो सब क्या कहलाते हैं, ART बैंक्स हैं, क्लियर है ना। तो ART बैंक्स को रेगुलेट करना, क्लिनिक्स जहां पर ये सब काम होता है, जो विक्की डोनर के बैंक में जो क्लिनिक वो जाता था, समझा क्या, वो अपना, जैसे कि कभी सुना होगा कि जो बहुत हाई ब्रीड के ये जो बुल्स होते हैं, उनका सीमेन फ्रीज में स्टोर करके रखा जाता है बहुत कोल्ड टेम्परेचर में। कहाँ पे स्टोर करके, जैसे ब्लड के लिए बैंक होता है ना, ब्लड बैंक, वैसे ART बैंक होते हैं। ये सारी चीज़ों को स्टोर करके रखा जाता है। एम्ब्रियो को अभी देखा था, एम्ब्रियो, सीमेन, ये सब जहाँ पे स्टोर करके रखा जाता है उसको ART बैंक बोलते हैं। इन सबको सुपरवाइज करना और रेगुलेट करने का काम किसका है, ये ART बिल है। क्यों जरूरी है ये हमने समझ लिया है ना, क्यों जरूरी है ये भी समझ लिया, क्यों उनका रेगुलेशन करना है ये भी समझ लिया। तो यहाँ पर हमारा एक जो टॉपिक था, एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, कहाँ पर, ART में, वो हमने समझ लिया, समझा क्या। अब नेक्स्ट देखेंगे MRT, जिसको हम बोलते हैं, MRT को सिंपल माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी, उससे रिलेटेड जो भी टेक्नोलॉजी है वो आगे देखेंगे, ठीक है।